हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है इसमें हम बीएससी पढ़ाते हैं। बीएससी की जूलॉजी, बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी हम इसमें पढ़ाते हैं। मैं इसमें आपका पूरा जूलॉजी कंप्लीट करने वाली हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा। बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अभी हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर में भी अब यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हम इसकी पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। प्रोटोजोआ है यूनिट फर्स्ट, उसमें हम पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। फिर हम यूग्लिना की बात करेंगे। ठीक है, पहले अब कल तक हमने क्या पढ़ लिया था पैरामीशियम का। कल तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था पूरा, और उसके क्या पढ़ लिया था, हाँ अभी तो, और न्यूट्रिशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों हमने कल? हमने स्ट्रक्चर की बात की थी और किसकी बात की थी, हमने पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की बात की थी। आज हम बात करेंगे डाइजेशन की, कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो मैं थोड़ा आपको पहले रिकॉल करवा देती हूँ कल का। आई होप कि आपने कल की वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे प्लीज़ करके जाके देख लीजिए। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं सारे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा और इस पर जब व्यूज़ आएंगे, या आप कमेंट करके मुझे आप बोलोगे कि मैम आप हमें पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको टेलीग्राम पे ग्रुप का लिंक भेज दूँगी। इसके डिस्क्रिप्शन पे नीचे पिन कर दूँगी टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, मतलब सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन भी मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश में मिल जाएंगे, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में मिल जाएंगे। लेकिन आपको पहले कमेंट करके बोलना होगा, तब भी आपको मिल पाएंगे, क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको इसकी नीड है भी या नहीं नोट्स की। ठीक है, चलिए फूड का डाइजेशन कैसे होता है पहले मैं थोड़ा सा कल का आपको रिकॉल करवा देती हूँ। कल हमने पढ़ा था उसके न्यूट्रिशन के बारे में और उससे कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, ओरल ग्रुप पढ़ा था, जैसे कि हमने ओरल ग्रुप होता है वो वेस्टिब्यूल में खुलता है। वेस्टिब्यूल से साइटोफेरिंग्स एक साइटोस्टोम के द्वारा क्या रहते हैं। चलिए अब डाइजेशन ऑफ फूड की बात कर लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, देखिए पैरामीशियम में क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल है। और वो मैंने कल ही आपको बताया था कि जो पैरामीशियम है यूनिसेलुलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर को ही वो अपने फूड के उस फॉर्म में लेता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, चलिए पहले पैरामीशियम बना लेते हैं। जैसे कि ये पैरामीशियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसके वेस्टिब्यूल ओरल ग्रुप नामक एक ट्यूब लगी होती है, ये सब वेस्टिब्यूल होता है। ये आपको कल की वीडियो में पूरा देखने मिल जाएगा। अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ करके उससे पहले जाके देखिए। वैक्यूल में अब इसमें क्या होता है कि खाना अंदर आया हमारा, ठीक है, कोई भी फूड उसने लिया वो अंदर आया, तो यहाँ पे फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल में आ जाता है वो, फूड वैक्यूल में अब आके फूड वैक्यूल में जब आ जाता है उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे फूड आ गया हमारा, तो इसके साथ साथ कुछ वाटर की क्वांटिटी या वाटर की मात्रा भी इसके साथ होती है। तो इसमें क्या होता है, फूड प्लस वाटर। ये इसमें कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं फूड वैक्यूल के अंदर, जिसके कारण कुछ HCl बन जाता है। क्या बन जाता है, HCl। और HCl कैसा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इसका मीडियम कैसा हो जाता है, फूड वैक्यूल का। मैं फूड वैक्यूल आपको पूरा अलग से बना के दिखा देती हूँ। हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ फूड वैक्यूल की बात कर रहे हैं अभी। देखिए ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर फूड आया, ये फूड है, इसमें कुछ वाटर भी होगा। अभी दोनों कुछ ऐसी रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, HCl। अब ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या होगा, जो इसका अंदर का जो मीडियम होगा, ये जो मीडियम होगा पूरा कैसा हो जाएगा, ये पूरा हमारा हो जाएगा एसिडिक। आप इसे ध्यान से समझिए, डाइजेशन ऑफ फूड पूरा टॉपिक लिखने को आ जाता है शॉर्ट में। ठीक है, इसका ये मीडियम पूरा क्या हो गया, एसिडिक हो गया। अच्छा जी, अब मीडियम एसिडिक हो गया तो ये क्या होगा, जो इसका फूड है थोड़ा इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है, थोड़ा लूज पड़ जाता है, थोड़ा इनएक्टिव में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे देखो ये पूरा हमारा इसके पैरामीशियम बना हुआ है, पैरामीशियम के अंदर ही तो यहाँ पे कुछ लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम। यहाँ पे लाइसोसोम बना लेते हैं ऐसे करके। अच्छा, लाइसोसोम में ये क्या बना रही हूँ मैं, ये कुछ होते हैं एंजाइम्स। क्या होते हैं दोस्तों, ये एंजाइम्स। अच्छा, ये लाइसोसोम के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। अब देखो ये मैंने क्या बना लिया, ये मैंने पूरा ये लाइसोसोम बना लिया। अब लाइसोसोम क्या करता है, इसके साथ मिलके फूड वैक्यूल के साथ मिलके रिएक्शन करता है, जिससे कि फूड वैक्यूल फट जाता है
ये पूरा दोनों मिल गए। अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ये फूड वैक्यूल और ये दोनों लाइसोसाइम अब एक मिल गए। जैसे ये लाइसोसाइम हो गए, फूड वैक्यूल हो गया, हमारे दोनों मिल गए। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स तो उन्होंने पूरे खाने को अब डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद इसकी जो सेल वॉल होती है, फूड वैक्यूल जो होता है, वो मैंने कल भी आपको बताया था कि पैरामीशियम में एक नीचे की साइड ओरल ग्रुप से नीचे की साइड एक साइटोपाइक नामक एक संरचना या एक स्ट्रक्चर लगा रहता है, सॉफ्ट होता है वो। तो ये जो फूड वैक्यूल पूरा होता है वो साइटोपाइक से मिलके फट जाता है, फट जाएगा वो। तो जितना भी डाइजेस्टिव फूड है ये कहाँ चला जाएगा, ये पूरे पैरामीशियम में फैल जाएगा, है ना। इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आ गई आपको इतनी बात समझ में? मैंने अब तक क्या बताया एक बार और देख लेते हैं कि ये फूड वैक्यूल है हमारा, इसके अंदर फूड है, डाइजेस्टेड नहीं है अभी। वो डाइजेस्टेड कब होगा? जब वो लाइसोसोम के साथ मिलके रिएक्शन करेगा। इसके अंदर फूड है, फूड के साथ साथ कुछ वाटर की भी मात्रा होगी। ये दोनों कुछ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? देखिए HCl बना लेते हैं। HCl बना लिया इन्होंने पूरा। HCl बना के अब क्या होगा? HCl बना के जो फूड है वो थोड़ा इनएक्टिव, थोड़ा लूज पड़ जाता है। अब बात आएगी लाइसोसोम की। इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये इसके साथ मिल जाएगा, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। जब फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ मिल जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। एक मिनट रुकिए बस आप देखिए। ठीक है, कैसा दिखेगा फूड हमारा? एक मिनट, कैसा दिखेगा फूड हमारा फूड दिखेगा, फूड वैक्यूल ऐसा दिखेगा। ये पूरा उसके अंदर अब डाइजेस्टेड फूड भरा हुआ है। अभी साइटोपाइक एक और स्ट्रक्चर होता है, वो वेस्टिब्यूल से नीचे की तरफ होता है। अभी उससे मिलके फट जाएगा और ये जो पूरा फूड है ये पूरे पैरामीशियम में फैल जाएगा। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो साइटोपाइक से निकल के बाहर की ओर चला जाता है। अब थ्योरी पढ़ना है अपनी पूरी, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, पैरामीशियम में फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैक्यूल में फूड के साथ जल की भी या वाटर की भी कुछ मात्रा होती है। भोजन से कुछ इंटरनल एक्टिविटी के कारण कुछ HCl बनता है, जिसके कारण वैक्यूल का मीडियम कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। एसिडिक मीडियम में फूड कुछ लूज पड़ जाता है। अब वैक्यूल में लाइसोसोम आकर मिलते हैं और अपने एंजाइम को वैक्यूल में छोड़ देते हैं। इतना सब कुछ बता दिया। इन एंजाइम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएज तथा कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एमाइलेज एंजाइम होते हैं। आप ये पूरी बात ये अच्छे से याद कर लीजिए कि इन एंजाइम्स में क्या होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन एंजाइम्स की हेल्प से फूड का डाइजेशन कर दिया जाता है और वैक्यूल से डाइजेस्ट किए हुए मैटर डिफ्यूज़न द्वारा निकालकर साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। सब में फैल जाएंगे पूरे पैरामीशियम में। यह प्रोसेस हमारी एसिमिलेशन कहलाती है। डाइजेशन की इस प्रोसेस में फूड वैक्यूल पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की ओर साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है, घूमता ही रहेगा। यहाँ पे है ना हमारा फूड वैक्यूल, तो इस जगह बनता है। पोस्टीरियर पीछे की साइड, पूरे एंटीरियर एंड की तरफ घूमेगा। एंटीरियर वाला आगे वाला पार्ट होता है उसका। ठीक है, एसिमिलेशन के बाद वैक्यूल में अब केवल अनडाइजेस्टेड फूड ही रह जाता है, जो किससे मिलके? साइटोपाइक से मिलके फट जाएगा और उसके द्वारा उस बाहर निकाल दिया जाएगा। जब एक्सक्रीट करते हैं ये जो होते हैं पैरामीशियम, तो प्रोसेस इजेशन कहलाती है। आ गई पूरी बात समझ में डाइजेशन ऑफ फूड। अब डायग्राम में देख लेते हैं हम। ठीक है, ये देख लीजिए अब इसका पूरा डायग्राम। मैं डायग्राम तो आपको कल भी समझाया था और जब हमने इसका स्ट्रक्चर समझाया था तब भी समझाया था। पूरा क्या समझाया था अब दोस्तों मैंने इसमें? ये पूरी पहली कल है, ये तो आपको अब अच्छे से पता ही होगा अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी। ये देखिए, ये है वो ओरल ग्रुप। कल पूरा समझाया था ओरल ग्रुप के बारे में ही। ये फूड देखो अंदर आ रहा है, ये फूड अंदर आया, ये कहाँ बन गया? ये फूड वैक्यूल में बन गया। कहाँ बन गया? ये फूड वैक्यूल में। अब फूड वैक्यूल क्या, अब देखो फूड वैक्यूल टूट के अलग हो जाता है। ये कल पूरा बताया था कैसे फूड वैक्यूल टूट के अलग होता है। आज नहीं बताऊंगी, आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। देखिए, ये यहाँ पे आ गया फूड वैक्यूल पूरा टूट के। फिर इसमें क्या हुआ? HCl बना। HCl से अभी ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम से आके मिले, इन्होंने अपने एंजाइम्स इसके अंदर छोड़े, ये डाइजेस्ट हो गया पूरा वैक्यूल। ठीक है, अब डाइजेस्ट वैक्यूल क्या कर रहा है? अपने फूड को बाहर छोड़ रहा है, फूड को बाहर छोड़ रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ से आके कहाँ आ गया? ये साइटोपाइक। ये क्या है? साइटोपाइक है। ये क्या है? साइटोपाइक है। साइटोपाइक से क्या हुआ?
बाहर की ओर हमारा अनडाइजेस्टिव फूड निकल गया। इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, इजेशन बोला। आ गई अब इतनी बात समझ में आपको? आई होप कि आपको आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है पैरामीशियम में। अब तक हमने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन के प्रोसेस पूरी पढ़ ली, डाइजेशन की प्रोसेस पूरी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। क्या पढ़ेंगे अब हम? ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पूरी अपनी बीएससी पढ़ सकें, बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी पढ़ सकें। अब बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। देखिए अब हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन में ये होता है, पहले पैरामीशियम बना लेते हैं, ठीक। कैसा बन गया ये पैरामीशियम भी, जैसा भी बन रहा है आप मैनेज कर लीजिए। देखिए अब पैरामीशियम के अंदर साइटोप्लाज्म है, पूरा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, तो पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। ये पहले इसके क्या है, सीलियाँ हैं जिसके थ्रू ये मूव करता है। बाहर पूरा वाटर है, ये क्या है, बाहर पूरा वाटर है। अब देखिए क्या होता है, पैरामीशियम के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा नहीं होगा ज़्यादा, और इसका कैसा होगा, बाहर के कंपेयर में जो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है वो अधिक होगा। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। तो ऑस्मोसिस तो आप सबने पढ़ा ही होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो क्या होता है, वाटर यहाँ पे आता रहता है। कहाँ आता रहता है वाटर? पैरामीशियम के अंदर आता रहता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस द्वारा, ठीक है। एक बार थ्योरी और पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट यहाँ से पढ़िए। पैरामीशियम की सेल में जो फिल्ड होता है हमारा साइटोप्लाज्म, उसका कंसंट्रेशन जो बाहर का जो वाटर होता है उसकी कंपेयर में अधिक होता है। इस कारण बाहर से जल ऑस्मोसिस द्वारा पैरामीशियम की सेल में आता रहता है। अच्छा एक बात बताइए, जब पैरामीशियम में वाटर आता रहेगा, अगर उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा तो पैरामीशियम की सेल तो पूरी फट जाएगी एक टाइम पे आके, है ना। आपने बलून लिया, बलून में आप पानी भरते रहेंगे तो बलून फट जाएगा एक टाइम पे आके। ऐसी पैरामीशियम है। अगर आप पैरामीशियम में जो और से आता रहेगा, अच्छा क्यों, अब ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना, क्यों आता रहेगा? क्योंकि पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है जो बाहर के वाटर के कंपेयर में, इसलिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस द्वारा वाटर अंदर आता रहता है। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे, देखिए इस पानी को सेल से बाहर निकालने की अगर अरेंजमेंट ना हो तो पैरामीशियम की सेल फट जाएगी, ठीक है। तो इस वाटर को बाहर निकालने के फंक्शन जो होता है वो कौन करता है? कोई तो फंक्शन करेगा ना, तो कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये याद कर लीजिए, वाटर को बाहर निकालने का फंक्शन कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। आगे इतनी बात समझ में? अब मैंने आपको ये पूरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और ये जो इनके रेडियल कैनाल होते हैं इनके चारों तरफ, मैंने इनको जब आपको मैंने फर्स्ट क्लास में जब स्ट्रक्चर समझाया था ना तभी बताया था पूरा। देखिए तो होता है पैरामीशियम में ये पूरा एंटीरियर साइड भी होता है और पोस्टीरियर साइड भी होता है। कैसे होता है? ये है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके चारों तरफ ऐसे रेडियल कैनाल लगी होती हैं। दिखाऊँ डायग्राम में? दिखाती हूँ। देखो ये ऐसे ये लगी होती है। ये क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है बच्चों? ये हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यही काम करता है वाटर को बाहर निकालने का। इसके चारों तरफ ये रेडियल कैनाल लगी होती हैं। पूरी प्रोसेस बताऊंगी कैसे बाहर निकाला जाता है। अभी तो बस मैंने इतना बताया कि वाटर अंदर आता रहता है, अगर वाटर को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैरामीशियम की सेल फट जाएगी। इसलिए पैरामीशियम में एक अरेंजमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो वाटर को बाहर निकालते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दो होते हैं, एक पैरामीशियम में पीछे की मतलब नीचे की साइड होता है, जैसे ही पूरा पैरामीशियम है, एक यहाँ पे होगा पोस्टीरियर और एक आगे की ओर होगा एंटीरियर। अब प्रोसेस पढ़ लेते हैं कैसे पूरा ये बाहर निकालता है, ठीक है। चलिए देखिए अब ध्यान से सुनिए क्या होता है। सेल में वाटर आ गया हमारा, ठीक है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। पैरामीशियम में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मैं बना देती हूँ, यह है पैरामीशियम, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वाटर कहाँ पहुँचता है? नेफ्रीडियल कैनाल में पहुँचता है। आपको बस ये प्रोसेस याद रखनी है, ये याद नहीं रखना कि नेफ्रीडियल कैनाल कहाँ होती है, सब एमएससी की बातें हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ आया? नेफ्रीडियल कैनाल में आया। फिर किस में आ गया हमारा? रेडियल कैनाल में आ गया, और रेडियल कैनाल से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पहुँचा दिया जाता है। वाटर आया, वाटर पेलिकल से ही तो आएगा, ये पेलिकल है,
बाहर वाली क्या है, ये पेलिकल। पेलिकल से किस में आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर नेफ्रीडियल कैनाल में, नेफ्रीडियल कैनाल से रेडियल कैनाल में जो चारों तरफ लगी होती हैं, और फिर हमारे यहाँ पे किस में, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, और फिर बाहर निकाल दिया जाता है। आगे इतनी बात समझ में, ऑस्मोरेगुलेशन में वाटर कैसे निकाला जाता है। ये वाला जो पूरा चार्ट है ना, एक मिनट, ये वाला पूरा चार्ट इसे याद कर लीजिएगा और एग्जाम में ऐसे ही बना के आना, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। देखिए अब क्या होता है आगे की, ठीक है। अब आगे के प्रोसेस में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, वाटर पेलिकल से अंदर आया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ नेफ्रीडियल कैनाल से होता हुआ रेडियल कैनाल में गया। रेडियल कैनाल ये बनी हुई है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पे ये पेलिकल है, ठीक है। अब क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में इन्होंने वाटर छोड़ दिया पूरा अपना। अब ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल अब कहेंगे मैम इसमें तो कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है, निकलेगा कहाँ से वाटर, क्वेश्चन उठा तो होगा आपके माइंड में ये कि इसमें तो कोई पाथ नहीं दिख रहा है हमें। तो क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये पेलिकल से मिलके फट जाती है, इससे मिलेगी फट जाएगी और सारा पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन फटने, अब कहेंगे मैम जब ये फट जाती है तो क्या दोबारा बनती है, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, दोबारा नहीं बनती है, बल्कि इसमें एक ये होता है पूरा सिस्टम कि ये फटने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ऐसी की ऐसी रहती है, फटेगी पानी बाहर निकालेगी फिर ऐसी की ऐसी हो जाएगी। आगे इतनी बात समझ में, क्या कहा मैंने, रेडियल कैनाल से इसमें आया वाटर, ये इससे मिली, फट गई, फट के थोड़ी सी पूरी नहीं, थोड़ी सी यहाँ से फट के पूरा वाटर बाहर निकाल दिया और फिर ऐसी की ऐसी हो गई। देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पेलिकल से मिलकर फट जाती है और इसमें भरा हुआ जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी सिस्टॉल कहलाएगी। फटने के बाद भी वैक्यूल नष्ट नहीं होती। देखो इतनी ईजी लैंग्वेज में नोट्स हैं मेरे कि आप खुद से भी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, इतनी ईजी लैंग्वेज में। मैं भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई नो MGPRU की पूरा हमारा जो है स्कीम आ चुकी है, उसमें एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, मई से हमारे एग्ज़ाम भी स्टार्ट हैं, तो उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। या मैं एक काम करूं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही टॉपिक कराऊं, पूरा ना कराऊं, ऐसा करूं मैं। आप मुझे या फिर कमेंट में बताइए कि मैम या तो आप पूरा कराइए, क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा, 3 पेपर हैं, है ना। आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसे करना है, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं सिर्फ, या फिर आपको सारा पढ़ना है। आप प्लीज़ करके मुझे ये बताइए कि आपको सारा ऐसे पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो फिर मैं एक पूरे सब आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगी, लॉन्ग शॉर्ट सब बनाऊंगी, और फिर उनके आंसर की ही PDF आपको दे दूँगी ताकि आप इजीली पूरा पढ़ सको। आप जूलॉजी पूरी मेरे ऊपर छोड़ दो, आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे, बस आप वीडियो देखते चलिए और आप ये बता दीजिए, फिर मैं आपके पूरे एक काम करूँगी, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, पहले क्वेश्चन फिर उनके आंसर अपने नोट्स में से ही, ऐसे जैसे पूरा पैरामीशियम आएगा, पैरामीशियम आता है पूरा, तो मैं आपको पूरा पैरामीशियम समझा दूँगी एकदम से एक वीडियो में, और उसके आंसर पूरा आपको प्रोवाइड करा दूँगी PDF में। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आप बता दीजिए कि आपको कैसे चाहिए और आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए अभी तो इसी की बात कर लेते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन की, है ना। फिर मैं कल को आप जैसे कहेंगे फिर मैं आपको वैसा कर लूँगी। क्वेश्चंस कहेंगे तो क्वेश्चन ही करा दूँगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा तो नहीं हो पाएगा। मेरा तो मन है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही कराऊँ। अगर आपने उतना भी कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी आप बता दीजिए मुझे कि कैसे करवाना है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा पैरामीशियम पे तो पूरा पैरामीशियम कराऊंगी मैं, यूग्लिना पे आता है तो पूरा यूग्लिना कराऊंगी मैं, ऐसे करके कराने की सोच रही हूँ मैं। चलिए देखते हैं, अभी तो रेगुलेशन पढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बात समझ में, ये जो हमारा ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये फटता नहीं है। अब देखिए यहाँ से, और रेडियल कैनाल फिर वाटर को इसी वैक्यूल में छोड़ देते हैं, मतलब बार बार ये प्रोसेस चलती रहती है। और पानी को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है, जिससे वैक्यूल फिर फूल जाती है। वैक्यूल के फूलने को डायस्टॉल कहते हैं। सिस्टोल कब हुआ हमारा, जब पानी वैक्यूल में से पूरा निकल गया। डायस्टॉल कब हुआ, जब रेडियल कैनाल दोबारा उसमें पानी ला के छोड़ेगी, वैक्यूल फिर फूल जाएगा, उसे डायस्टॉल कहते हैं। सिस्टोल कब कहेंगे, जब पानी उसमें से निकलेगा कब, पेलिकल से फट के निकलेगा। देखिए वाटर इसके अंदर आया, पेलिकल से फटा, यहाँ पे पेलिकल लगी है, देखो इससे फटा ही वाटर बाहर निकल गया, सिस्टोल कहलाई। और जब वाटर अंदर आ रहा है, देखो अंदर दे रही है ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, तो डायस्टोल कहलाई, इसमें फूल जाता है। आगे इतनी बात समझ में। अब पढ़ते हैं, ये पूरा ऑस्मोरेगुलेशन का डायग्राम है।
आप पूरा, अगर MJPRU से कर रहे हैं तो पूरी BSc की टेंशन छोड़ दीजिए, पूरा सब कुछ इसमें से ही आने वाला है। क्वेश्चन कराऊंगी तो और ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप वही वाले क्वेश्चन ही करके जाएंगे, तब भी आप भी कहेंगे कि हाँ मैम आपने जो बताए थे वही आए। क्वेश्चन के साथ साथ पूरे ऐसे आंसर भी दूंगी। अब तो मेरे को पूरी कॉपी पढ़ानी पड़ेगी, फिर सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही आपको दूंगी भी, और पूरा ऐसे ही समझाऊंगी भी, चाहे हमारी क्लास लंबी क्यों ना हो जाए फिर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे लोकोमोशन की। लोकोमोशन की हम कल बात करेंगे, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अब हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, न्यूट्रिशन तो पूरा आता है शॉर्ट में। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार आपसे पूरा पेपर डिस्कस कर दूंगी। पेपर रखा हुआ है मेरे पास, फर्स्ट ईयर का पेपर रखा हुआ है पिछले साल का, तो मैं आपको पूरा पेपर डिस्कस कर दूंगी और दिखा दूंगी पेपर किस टाइप का आता है। क्योंकि BSc जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें बच्चों को ज़्यादा टेंशन लगी रहती है कि कैसे करना है क्योंकि सब कुछ नया होता है ना। तो पूरा पेपर भी डिस्कस कर दूंगी मैं आपसे, और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी कि ऐसे ऐसे करने हैं। आप सिर्फ वही कर लेना, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बस आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको क्या चाहिए, पूरा ऐसे सिलेबस चाहिए या फिर क्वेश्चन चाहिए, मतलब क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए। अब पूरी कॉपी करानी पड़ेगी, फिर मैं इम्पॉर्टेंट कराऊंगी आपको पूरा, है ना। चलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, कम से कम ही बाहर निकलें, जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, और मास्क का यूज़ ज़रूर करें। ठीक है, बाय गाइस।